लास्ट में सर आपकी हमाद अज़हर साहब से कोई सर थोड़ी तलब कलामी हुई गैस के मामले पे सर आप छोड़ के चले गए थे इजलास? नहीं, मैं तो सिगरेट पीता हूँ, बाहर चला गया। मैंने सिर्फ बात की अपने हक। ये तो सिलाई मशीन्स पे भी टैक्स लगा रहे हैं, इस पे मैं बोलूंगा नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। हर सदी में बहरान आता है, हमारा सदी का बहरान का नाम इमरान खान है। 300 अरब के जो टैक्सेस हैं जो हमने इस पे लगाए हैं, उसमें से 270 के एडजस्टेबल टैक्सेस। उससे टैक्स की मिकदार नहीं बढ़ेगी, लेकिन उससे डॉक्यूमेंटेशन होगी। मैंने 74 साल इससे ज़्यादा पीटीआई से ज़्यादा लाभत, नालायक, इनकॉम्पिटेंट और करप्ट हुकूमत नहीं देखी। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल पर वोटिंग में अपोजिशन को शिकस्त। वजीर दिफा परवेज खटक ने वजीर आजम और वुज़रा से तल्ख कलामी की तरदीद कर दी। क्या मिनी बजट से गरीब तबके पर टैक्सों का मजीद बोझ बढ़ सकता है? क्या ओपोजिशन वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला सकेगी? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ सदाकत अली अब्बासी से, माहिर माइशियत शब्बर जैदी से, दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज अवान से और रहनुमा JUIFA मुफ्ती कफायतुल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आज हुकूमत मिनी बजट कौमी असेंबली से पास करवाने में कामयाब हो गई। अपोजिशन जारहाना हिकमत अमली के बावजूद नंबर गेम में शिकस्त खा गई। ज़िमनी फाइनेंस बिल पर वोटिंग में हुकूमत को 168 वोट पड़े, जबकि अपोजिशन के वोटों की तादाद 150 तक महदूद रही। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अंदर लड़ाई बढ़ती चली जा रही है। अरकान अब खुलकर एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं। नौबत यहाँ तक आ गई है कि पार्टी अरकान वज़ीर आज़म को भी ताने देने लगे हैं। आज तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास में उस वक्त माहौल तल्ख हो गया जब वज़ीर दिफा परवेज खटक ने वज़ीर आज़म, वज़ीर खजाना और वज़ीर तवानाई पर तनकीद की। वज़ीर दिफा परवेज खटक, वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर के माबैन मुबैन पर होने वाली गुफ्तगू कुछ इस तरीके से थी। परवेज खटक 3 दफ़ा अपनी नशिस्त पर खड़े हुए। वज़ीर दिफा ने वज़ीर खजाना शौकत तरीन और हमाद अज़हर पर सख्त तनकीद की। वज़ीर दिफा ने कहा कि हमाद अज़हर को गैस और बिजली के मसाइल का इल्म ही नहीं। परवेज खटक ने कहा कि शौकत तरीन मुझे कैबिनेट में भी मुतमईन नहीं कर सके। हमारी गैस की स्कीमें अब तक मुकम्मल क्यों नहीं हुई? परवेज खटक ने यह सवाल किया। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर भी तनकीद की। वज़ीर दिफा ने वज़ीर आज़म को कहा कि आपने गैर मुंतखब लोगों को आस पास बिठाया हुआ है। परवेज खटक ने कहा कि आपको वज़ीर आज़म हमने बनवाया, गैस बिजली हम पैदा करते हैं और पिस भी हम रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है। अगर आपका यही रवैया रहा तो मिनी बजट पर हम आपको वोट नहीं दे सकेंगे। परवेज खटक की बातों पर वज़ीर आज़म इमरान खान भी नाराज हुए। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे ब्लैकमेल मत करो, वोट नहीं देना तो मत दो, मेरे कोई भी कारखाने नहीं है, मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म ने परवेज खटक को मजीद कहा कि अगर आप मुझसे मुतमईन नहीं तो मैं किसी और को हुकूमत दे देता हूँ, मुझे हुकूमत का कोई शौक नहीं, मेरी जंग मुल्क के मफादात की जंग है। वज़ीर आज़म के जवाब के बाद परवेज खटक इजलास से उठकर चले गए। बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने परवेज खटक को अपने चेंबर में बुलाया और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का यकीन दिलाया। मीडिया से गुफ्तगू में परवेज खटक ने कहा बाद में उस तक इंटरेस्टिंग बात यह है, ऑब्वियसली ही डिनाइड, लेकिन जो पीछे हम देख सकते हैं कि उस वक्त मुराद सईद साहब भी मौजूद हैं, शहबाज गिल साहब भी मौजूद हैं और उनके चेहरे के तासुरात काफ़ी दिलचस्प हैं। डू वॉच इट, लेट्स वॉच दैट। टीवी देखकर हैरान हो गया। टिकट चल रहे जैसे मैंने पता नहीं क्या तूफान खड़ा किया। घूम फिर के सर हमने सिर्फ अपने जो गैस की प्रॉब्लम थी उस पर डिस्कशन हुई, हमाद अज़हर को क्वेश्चन किया और आप लोगों ने इतना बड़ा हंगामा डाल दिया। कोई इमरान खान मेरा लीडर है, मैं उसके ख़िलाफ़ सोच भी नहीं सकता, मैं उनके साथ हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे ऐसी बात कोई नहीं की। हमारा मकसद सूबे में गैस की प्रॉब्लम है, उसकी डिस्कशन हुई, उसकी बात हुई, उसका जवाब मेरा ख़त्म हो गया। तो आपका क्वेश्चन क्या था सर? मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारा जो गैस की स्कीमें जो चल रही हैं अप्रूव्ड है,
वो चलनी चाहिए क्योंकि हमारा फर्स्ट राइट बनता है गैस का, तो हमारे गैस ना रोका जाए। सिर्फ इतनी सी बात हुई। आपने ये कहा कि मैं वोट नहीं दूंगा। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। देखो हमारी अंदरूनी बातें, हमारी पार्टियाँ हैं, पार्टी में बातें होती हैं। हमने कोई सख्त बात नहीं की, हमने रिक्वेस्ट की है कि ये जो गैस का हमारे मसले है, गैस की स्कीम है, उसको चलनी। जनरल जाजवान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मुश्किल वक्त है इकॉनमी के हवाले से भी, इन्फ्लेशन और दीगर मसाइल, एंड देन इलेक्शन ईयर भी आ रहा है। जो हम देख रहे हैं पीटीआई के अंदर, ना सिर्फ परवेज खटक साहब आज लाइमलाइट में हैं, लेकिन कभी कराची से ऐसी आवाज़ें आती हैं, कभी किसी और ग्रुप की तरफ से आती हैं। ये कितना परेशान कौन है हुकूमत के लिए जनरल साहब? मेरे ख्याल में ये एक अच्छा जमहूरी रवैया है और अच्छी इखलाकी जुर्रत है कि वो अपने लीडर से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से सवाल करते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर से इख्तलाफ करने की जुर्रत करते हैं और प्राइम मिनिस्टर उनकी बात को सुनकर उसका जवाब देना ज़रूरी समझते हैं। आपने अपने इंट्रो में कहा, मेरे इल्म में कोई नहीं ऐसी बात आई कि वज़रा ने एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए हों। यकीनन परवेज़ खटक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मुतमईन करने के लिए, अपने वोटर्स को मुतमईन करने के लिए, उनके लिए गैस और बाकी सहूलतें मांगने के लिए आवाज़ उठाना उनका हक है। उन्होंने आवाज़ उठाई, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी तक भी ये आवाज़ गई और आज मीडिया की भी खबर बनी हुई है। तो मैं समझता हूँ इसको एक मुस्बित जमहूरी रवैये के तौर पे देखना चाहिए। न जहांगीर तरीन ने आज तक इमरान खान के खिलाफ वोट दिया है, न उनके इत्तेहादियों ने दिया है और न परवेज़ खटक उनके खिलाफ वोट दे रहे हैं। इस पार्टी में कोई ऐसे फिरौनी रवैये नहीं है कि कोई प्राइम मिनिस्टर के साथ बात नहीं कर सकता या अपने चेयरमैन के साथ। मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ। राइट शहबाज अली साहब, क्योंकि आप रहे हैं पार्ट प्राइम मिनिस्टर की टीम का, सो यू नो वेरी वेल कि प्राइम मिनिस्टर कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या होता है। आज का ये मुकालमा देखकर आपको क्या लगा कि इसी तरीके से हुआ होगा? देखिए, बात ये है कि जो परवेज खटक साहब बात कर रहे हैं वो एक इकोनॉमिक नीड है उनकी, और जो पॉलिटिकल उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें गैस और बिजली प्रोवाइड करना एक उनका नारा कह लें या उनकी एक कमिटमेंट है। अब प्रॉब्लम फरिया जो आ गई है और जो हमें रियलाइज करनी चाहिए कि गवर्नमेंट के पास अब इसको फुलफिल करने की कोई तरीका नहीं है। और ये जो अगर हमाद साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब हम इस मुल्क में मजीद गैस के कनेक्शन नहीं दे सकते। तो बात जो है ये इसको हम ये बिल्कुल ये गलत है क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, ये गलत है और वो आपस में पार्टी के रुकन हैं। मगर ये मैं बता दूं आपको कि ये जो इस पॉलिटिकल डिसकंटेंट के पीछे एक इकोनॉमिक डिसकंटेंट है जो अराइज हो रहा है बिटवीन दी इलेक्टोरेट, जो लोग इलेक्ट होकर आए हैं। क्योंकि अब गवर्नमेंट के पास और पाकिस्तान के आज जो हालात है स्पेशली एनर्जी में, गवर्नमेंट के पास स्पेस नहीं है कि वो कमिटमेंट पूरी कर सके। तो ये जो इख्तलाफ कह लें या जो डिसेंट आपको नजर आ रहा है, ये आइंदा दिनों में पार्टी के लिए प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। क्योंकि इसमें ये बात नहीं है कि उनकी नाराजगी है और या कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई हमाद साहब वो काम करना नहीं चाहते। प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट के हाथ बंद गए हैं बिकॉज जो पाकिस्तान का कॉन्स्ट्रेंट आ गया है एनर्जी में, उसमें गवर्नमेंट उस तरह लेविशली खर्च नहीं कर सकती जो वो इलेक्टोरल एक्सपेक्ट करता है। और ये पाकिस्तान के लोगों को रियलाइज करना पड़ेगा और ये प्रॉब्लम पॉलिटिकल पार्टीज को चाहे कोई भी हो बेयर करनी पड़ेगी कि पॉपुलर पॉलिटिक्स के साथ अब पॉपुलर इकोनॉमिक्स नहीं चल सकती। बट प्रोपोर्शन की भी बात की उन्होंने कहा कि हम ज्यादा गैस देते हैं तो हमारा हक पहले है। इस पे आपका क्या ख्याल है आफ्टर? देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। मैंने जब ये बात कर रहे थे मुझे उस वक्त भी अंदाजा हुआ था कि वो एक बहुत ही डेंजरस बात कर रहे हैं। आईन ये कहता है, पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि जो सूबा गैस पैदा करेगा उसका पहला हक होता है। ये आईन में लिखा हुआ है। तो अगर ये आर्टिकल आईन का इन्वोक किया तो इसमें सिंध और पंजाब का बहुत बड़ा डिस्कॉर्ड पैदा हो जाएगा क्योंकि गैस की सारी सप्लाई सिंध और बलूचिस्तान से जा रही है। फ्रंटियर की गैस सप्लाई बहुत थोड़ी है, वो उनके गैस उनके लिए वो बात, मगर उन्होंने अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है जो उनको नहीं खोलना चाहिए था। और उन्होंने ये एक गैर सियासी बात की है क्योंकि ये अगर प्रोविजन आई थिंक सेक्शन नंबर आर्टिकल नंबर 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है
जो ये कहता है कि गैस की पहली कंजम्पशन उसको होगी जो सूबा प्रोड्यूस कर रहा है। Right. ये सब्जेक्ट अगर पाकिस्तान में खुला तो आप पाकिस्तान की बहुत सारी चीजों को खोल देंगे और शायद ये पाकिस्तान के लिए एक मुनासिब, पार्टी के लिए मुनासिब नहीं है। और मैं पार्टी में इमरान खान को सजेस्ट करूंगा कि पार्टी में इस तरह के इश्यूज को रेज नहीं होने दें, क्योंकि ये अल्टीमेटली फेडरेशन को नुकसान पहुंचाएगा। राइट मुफ्ती किफायतुल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आज आप प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, रैली में आप बड़े एक्टिव थे, हम वी वॉच्ड यू, लेकिन ओवरऑल ये बिल तो पास हो गया एंड फाइनेंस मिनिस्टर का कहना ये है कि इसका फायदा डॉक्यूमेंटेशन में है। वो लोग जो टैक्स नहीं देते या जो डॉक्यूमेंट नहीं करते वो इसमें आ जाएंगे। आपको लगता है कि आप ये मुतमईन हो जाएंगे या अभी भी आपको ये लगता है कि बहुत खतरनाक काम हुआ है आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहीं, मेरा ये ख्याल है कि एक मुश्किल तो है, उस मुश्किल में सियासी पॉइंट्स स्कोर हो रहे हैं ना। अगर हुकूमत असल बात बताए कि हमसे डिलीवर नहीं हो सका और हम उसको कंट्रोल नहीं कर सके तो वो अपोजिशन से मदद मांगे ना। अपोजिशन भी तो इसी मुल्क की अपोजिशन है, वो उससे मदद मांगे तो दोनों बैठकर एक मसले को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, जो कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हम इस आके मैशत कर ले, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया। मैं अर्ज करता हूँ ना, हमें अल्लाह ताला ने ऐसा वज़ीर आज़म दिया है जो अपोजिशन के साथ बैठने नहीं चाहता ना। और आपने बहुत अहम इश्यूज़ पे देखा होगा कि कुर्सी खाली होती है, तो जब संजीदगी नहीं है तो मसाइल तो बढ़ेंगे। मिनी बजट के बारे में हमारी राय ये है कि लोग जिस तरह तंग हो रहे थे, बहुत ज़्यादा महंगाई से बहुत तंग हो रहे थे, आवाम ये समझ रही है कि ये आवाम पर एक ख़ुदकुश हमला है हुकूमत की तरफ से, उनको मज़ीद उसके अंदर तंग किया जाएगा और टैक्स लगाए जाएंगे जो लोगों में क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं है। रोज़मर्रा मामूल आप उस क्लास को देखें जिसको मिडिल क्लास कहते हैं और जिसका ताल्लुक 95% इस मुल्क की आबादी के साथ है। उनकी रोज़मर्रा मामूलात की चीज़ें जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होती हैं वो अयाशी नहीं, ज़रूरत। ठीक है, वो ज़रूरी चीज़ें भी खरीदने से वो अब उनकी क़ुव्वत खरीद जवाब दे गई है। तो फिर उसका यही सूरत है। अभी आपने कहा पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, सियासी फायदा। मौलाना फजल रहमान की एक स्टेटमेंट सुनिए जरा, देखिए। मौलाना फजल रहमान ने तनकीद भी की मिनी बजट पर और फिर उन्होंने कहा हम लॉन्ग मार्च पे जाएंगे। लेट्स वॉच। ताज्जुब की बात यह है कि जिस हुकूमत को अपने आम गरीब आदमी का एहसास नहीं और बैनुल-अक़वामी इदारों को और उनका मफाद उनको अजीज़ है, उनके मुतालिबात, उनके दबाव पर कानून साजी की जा रही है, तो ऐसी सूरत हाल में 23 मार्च का लॉन्ग मार्च और भी ज़्यादा नागुज़ीर हो गया है। और इस महंगाई मार्च में पूरी कौम शरीक होगी, इस्लामाबाद की तरफ हाँ आएंगे और हम ये समझते हैं कि आज अवाम बराह रास्त अपने हक की जंग लड़ेगी। मुफ्ती साहब, यही फिर सियासत है कि आपने, क्योंकि लॉन्ग मार्च करना है, पहले भी किया, लॉन्ग मार्च आप लोगों ने करना है, बस जो भी टॉपिक मिल जाए, जो भी मसला हो जाए। लॉन्ग मार्च को स्टॉप कर देते हैं ना। नहीं, बिल्कुल। तो क्या वज़ीर आज़म अपोजिशन से ताउन हासिल करेगा? एम ये है कि अपोजिशन से तो अब किस तरह चलेंगे? अंदर तो यही लोग हैं ना जी, जो लोग अपोजिशन में यही होगी ना, जैसी कैसी है, आप तब्दील तो नहीं कर सकते। इन लोगों के यही नुमाइंदे हैं। क्या वज़ीर आज़म से ये तवक्को की जा सकती है कि सख्ती आ गई कौम पर, आप मेरा साथ दें और लॉन्ग मार्च ना करें, इसको असम्बली के अंदर ही हल कर लेते हैं? ये तवक्को है आपको? हम तो अपोजिशन की बात कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च मैं तो ये कह रहा हूँ ना, पास हो गया। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ना कि इनको पॉइंट स्कोर नहीं करने चाहिए थे, हकीकी मसाइल को हल करना चाहिए था। हकीकी मसले का हल ये कि आप अपोजिशन से रब्ता करो कि ये मुश्किल आ गई है, इसके अंदर क्या किया जाए। जब ये विजन ही आपके पास नहीं है तो फिर और बड़ी बात, क्योंकि पिछले मार्चेस में आप मुसलसल एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाते रहे हैं और ये कहते रहे कि वोटिंग में एस्टैब्लिशमेंट का हाथ होता है। अब तो आप मान रहे हैं कि न्यूट्रल है एस्टैब्लिशमेंट? नहीं, हमारा अब भी ये मुतालबा है कि पिछले इंतखाबात गलत हुए, अब नए इंतखाबात कौमी के होंगे तो पता चलेगा ना। तो आप पहले से किस तरह कह सकते हैं? वोटिंग में भी कहते रहे ना आप लोग। अभी मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि देखो, अगर नए इंतखाबात ठीक हो गए तो किसी आदमी को कोई, देखो आप सिर्फ यही बात ना करें कि अपोजिशन कह रही है, कोई दलाल भी देखें। उस वक्त फॉर्म होता था 14 नंबर, वो नहीं दिया गया। उस वक्त बिजली बंद हो गई, RTS बैठ गया। ये तमाम चीज़ें किस बात का पता देती हैं कि भाई हमारे इंतखाबात मुतनाज़ा हैं। अगर आप इंतखाबात को मुतवाज़न है, आज भी हम कहते हैं। एक और बात भी बहुत काम की बताऊं कि हमारे यहाँ मेरठ होता है ना, एक लड़का है वो इस सीट को पहुंच गया मेरठ
और खुदा न खास्ता वहाँ की इंतज़ामिया उसको मेरठ से हटा देती, किसी और को लेती है, तो शरन भी तो ये गलत हो गया ना। आवाम जिसको लाएं वो मेरठ है, मैं और आप किसी की मनचाही ख्वाहिश पर आ जाएं ये मेरठ नहीं है। तो आवाम से क्यों डरा जा रहा है? वो ठीक आदमी लाएंगे, गद्दार तो नहीं लाएंगे ना। जब उनको आप मौका देंगे तो अच्छी इब्तिदा होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा 2018 में जो क्वेश्चन था आज भी है। राइट जनरल साहब, यही क्वेश्चन आपसे भी मुसलसल इल्जामात लगाए गए अपोजिशन की तरफ से, लेकिन हम क्या समझ सकते हैं कि अपोजिशन ने रीथिंक किया अपनी स्ट्रैटेजी को और तमाम का तमाम जो उनका अब गुस्सा है वो गवर्नमेंट की तरफ फोकस्ड है? देखिए फरिया, बात यह है कि अपोजिशन का रवैया हमेशा ऐसे ही रहा है, और जब से मैंने पिछली ये गवर्नमेंट्स देखी हैं पिछले 14 बरस में, हर गवर्नमेंट के खिलाफ अपोजिशन यही कह रही होती है, चाहे इमरान खान अपोजिशन में हो या मजहबी जमातें अपोजिशन में हो, पीपल्स पार्टी हो या नून हो, सबका ट्रैक एक ही है, रिकॉर्ड वही है, उसको ये प्ले करते हैं कि हुकूमत आज जा रही है, हुकूमत कल जा रही है, हुकूमत मुल्क दुश्मन पॉलिसीज़ बना रही है, अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ बना रही है, बैरूनी एजेंटों के हाथ में खेल रही है, बैरूनी अदारों के आगे गुलामी कर रही है। इसमें कोई नई बात न ये कह रहे हैं न पहले सुनी गई है। लॉन्ग मार्च वेल एक शौक है, एक रिवाज बन गया है, करके देख लें। अगर अवाम इनको ट्रस्ट करते हैं तो ले आएँ, इनकी एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है, उसके साथ ये सड़कों पर आ सकते हैं। लेकिन 22 करोड़ अवाम ने न कभी वोट में इनको अक्सरियत दी है, न कभी जलसे जलूसों में या लॉन्ग मार्च में इनके साथ चले हैं लोग। सबसे बड़े बड़े इज्तिमा भी इनके उठा के देख लें तो 50,000, 60,000, 1 लाख आदमी 22 करोड़ की नुमाइंदगी नहीं करता। एक मखसूस तबका है जिसको सड़क पे लाने पे ये कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इनका सियासी हक है, इनको हक पहुंचता है। हुकूमत को चैलेंज करें, लॉन्ग मार्चेस करें, एहतजाज करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे करें, प्रिंट मीडिया पे करें, तो ये तो सियासत है, होती रहती है। नथिंग न्यू एंड नथिंग अलार्मिंग, और न इससे कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है। राइट, सो कमिंग बैक टू मिनी बजट, आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी तकरीर की, बड़ी इंटरेस्टिंग तकरीर हुई है पार्लियामेंट में आज। देखिए बिलावल भुट्टो ने क्या कहा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने नेशनल इकोनॉमिक डायलॉग और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी की बात की। आपका जिद था कि आप हमसे नहीं बात करेंगे, अगर आप हमारे बात मानते तो क्या होता। आप जो ऑपोजिशन का सख्त मौकिफ है, आप उसको IMF के नेगोशिएशंस में इस्तेमाल कर सकते थे। शहबाज ज़ैदी साहब ये बात ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं फाइनेंस मिनिस्टर के बहुत मुश्किल निगोशिएशंस हैं। इनफैक्ट उन्होंने तो ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी के जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था मैंने निगोशिएशन की, वो बहुत आसान थी, शदीद मुश्किल हुआ है इस दफ़ा निगोशिएट करना। पर बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि ये बेहतर निगोशिएशन हो सकती थी। आपका क्या ख्याल है? देखिए मैं थोड़ी सी बात को क्लियर कर दूं। पहली बात फरिया, एक बात याद रखें, ये जो टर्म है ना मिसाक़े मईशत, ये मेरा कॉइन किया हुआ टर्म है, मैंने किया कॉइन किया था पाकिस्तान में, ये मेरा डिफाइन किया हुआ टर्म है। ठीक, देखिए बात ये है कि जो हमारी मुश्किलात इस वक्त आई हुई हैं नेगोशिएशन में IMF की, उसके बारे में आप इंटरनेशनल लिटरेचर पढ़ लें, ब्लूमबर्ग पढ़ लें, फाइनेंशियल टाइम पढ़ लें, वो हमें ये कह रहे हैं कि हम आपको पनिश कर रहे हैं फॉर योर एक्शंस इन अफगानिस्तान। ये उनकी बात सही है या गलत है वो अलग बात है, मगर ये अमेरिकन मीडिया लिख रहा है कि पाकिस्तान पे जो सख्त शराइत आ रही हैं उसकी एक बुनियादी वजह ये है। दूसरी बात फरिया, ये जो बात आप कर रही हैं कि इसमें मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये अपोजिशन जो है, मुझे कहना पड़ता है अफसोस के साथ कि जो मैं अपोजिशन की तकरीरें सुन रहा हूं, उनको ये जो अभी नया फाइनेंस बिल है ये समझ ही नहीं आया। ये इसमें सिर्फ टैक्स जो है वो 71 बिलियन का है, बाकी एडजस्टेबल है जो टैक्स नहीं है, उनमें से किसी ने इसको समझा नहीं है। ये एक सेल टैक्स का एडजस्टमेंट है जो किया गया है। अब दूसरी बात जो प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान की माशी हालात 1970 से लेकर 2020 तक हर आने वाले साल में दगरगू होती जा रही है। ये बात हमें समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान मुस्तकिल एक माशी तज़ल्ज़ुल की तरफ जा रहा है, और पाकिस्तान का कोई भी साल, मैं आपको प्रूव कर सकता हूं, ये एक अलग से बहस है कि पाकिस्तान का कोई भी साल 1970 के बाद से 2020 तक 50 साल में कोई भी साल माशी तौर पर
पिछले वाले साल से बेहतर नहीं रहा है। पाकिस्तान एक अनवायबल रियासत की तरफ जा रहा है। तो जब आपको एक लेंडर पैसे दे रहा है और उसको पता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, तो वो आपको शराइत मुश्किल से मुश्किल करता जा रहा है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि अब कोई भी आए, नवाज शरीफ हो, बेनजीर हो, पीपल्स पार्टी हो, नवाज शरीफ हो या कोई और हो, पाकिस्तान की जो भी अब गवर्नमेंट आएगी उसको मैं आपको आज प्रिडिक्ट कर रहा हूं, वो IMF में जाएगी, उसका IMF के बगैर गुजारा नहीं है और ये शर्तें मुश्किल से मुश्किल तर होती जाएंगी। हमें अगर पाकिस्तान को बचाना है और पाकिस्तान को माशी दलदल से अलग करना है, तो हमें पाकिस्तान में, मैंने एक टर्म, अब एक नई टर्म मैंने याद की है, मैं आपको आज वो टर्म दोबारा दे देता हूं। हमें पाकिस्तान में एक माशी माशल्लाह लगाना पड़ेगा। माशी माशल्लाह का मतलब ये है कि हमें कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी पर कंसेंसस करके उसको आइन में डालना पड़ेगा या उसको लाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप साहिवाल में कोल का प्लांट लगा दें और कोल को कराची से लेके जा रहे हैं, और वो इसलिए लगा दें कि आपने प्लांट साहिवाल में लगाना था। हमने पिछले 50 साल में बहुत से माशी फैसले सियासी बुनियादों पर किए हैं, गलत बुनियादों पर किए हैं और वो पॉलिटिकल एक्सपीडिएंसी के लिए किए गए हैं। अब पाकिस्तान इन गलत माशी फैसलों का मुतरादिफ नहीं हो सकता। बशर साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग ये डिबेट जा रही है, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन अभी आपने मुफ्ती साहब की बात भी सुनी एंड यू हैव सीन इट कि एक तरफ आपने कहा कि हम मिसाके मईशत भी माशी मार्शल लॉ, इसके लिए तो बहुत पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत है। अभी जो पार्लियामेंट का हाल है, किसी का भी कसूर फरिया देखिए मेरी बात सुने, जब घर में पैसे खत्म हो जाते हैं ना, तो पहले लड़ाई होती है भाइयों के अंदर। पहले जब किसी घर में पैसे खत्म होते हैं तो पहले भाई लड़ते हैं, लड़ने के बाद जब आग लग जाती है तो फिर सारे मिलके बैठते हैं कि इसे दोबारा कैसे बनाएं। ये आप देख लीजिएगा, ये सारे बैठेंगे, स्टेज है अभी आग लगने वाली है, ये सारे आप देखेंगे, मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूं, ये सारे बैठेंगे क्योंकि इन सबके पैसे खत्म हो गए हैं। अब पैसे स्टेट के पास खत्म हो गए हैं, स्टेट इस हालत में नहीं चल सकती। अब ये सिर्फ बातें करने रह गए, मगर ये घर जाके जब बैठते हैं इन्हें भी पता है कि आगे हालात क्या हैं। कि सिर्फ खड़े होकर बातें कर रहे हैं आपके साथ, जब ये अकेले में बैठते हैं, जब हमारे साथ बैठ के बात करते हैं, हम इनको माशी हालात समझाते हैं, तो उन्हें पता है कि ये आज के तादाद में, मैं आज आपको एक और चीज प्रेडिक्ट कर रहा हूं, जो भी गवर्नमेंट 23 में इलेक्ट में होगी, चाहे वो इमरान खान हो या कोई और हो, वो निहायत पॉपुलर गवर्नमेंट होगी, क्योंकि आगे पाकिस्तान के माशी हालात अच्छे नहीं हैं। अब हमें एज अ नेशन ये फैसला करना है, नेशन में कह रहा हूं, और ये बैठेंगे, आप इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दें, ये सारे बैठेंगे। और ये जो खड़े होकर आपको तकरीरें कर रहे हैं ना गरीब आदमी की, मुझे इस पे हंसी आ रही है कि ये सारे आदमी, अभी मैं एक शादी में गया था, ये सब मुझे शादी में मिले थे, और इनमें से सारे आदमी पराडो में या लैंड क्रूजर में उतरे थे और ये बातें कर रहे हैं गरीब आदमी की। मुझे हंसी आ रही थी देख के इन सारे आदमियों को, इंक्लूडिंग उनमें कुछ मौलवी साहिबान भी थे जो सुन्नत नबवी पे अमल करते हैं, जो बोरिया नशीन आदमी था। मुझे तो इनको देख के कभी हंसी आती है, कभी रोना आता है। राइट, इसका जवाब मुफ्ती साहब, यू कैन सर्टेनली आंसर दैट राइट आफ्टर ब्रेक। लेट्स टेक अ ब्रेक। एंड वेलकम बैक। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने ये कहा है कि 343 अरब के टैक्स से मईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए हैं और 280 रुपए के टैक्स वापस हो जाएंगे। मुफ्ती साहब, अभी आपने सुनी बातें शब्बर ज़ैदी साहब की भी और जनरल साहब की भी, वो कह रहे वक्त है कि इकट्ठा ही होना पड़ेगा, माशी मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा। मैं तो शब्बर साहब की बात करूँगा, पता नहीं उनको किस तरह समझ आ गई है कि गरीब की बात करने के लिए गरीब होना ज़रूरी नहीं। आपके जो माशी हालात हैं वो तो हों, ज़बरदस्ती आप गरीब ना बने, आप अपनी पोजीशन में गरीब की बात का एहसास कर सकते हैं, गरीब की बात किस तरह हो सकती है, ये कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि कोई एक दो मौली साहबान भी पजारों के अंदर आए, तो ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। हमारे मौली साहबान लाखों मसाजिद के अंदर हैं, उनकी क्या तनख्वाहें होती हैं बेचारों की। अब एक दो आदमियों को आपने देख लिया तो चलो पर्दा, लेकिन जो पार्लियामेंट में उनके पास यूजुअली प्राडो होती है, एक गाड़ी तो होगी ना। मैं तो नहीं ले सकती प्राडो, कैसे ले सकते? वो मैं कहता हूँ ना, एक दो से काफी महंगी होती है। आप एक दो आदमियों से पूरा क्यास नहीं कर सकते ना। मुश्किल हालात के अंदर दिन की खिदमत करते हैं, ये काबिल तहसीन लोग होते हैं,
उनको अपने मीठे अल्फाज से हौसला अफजाई कर सकते हैं। खैर मैं इसमें तो ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। मैं एक बात से इत्तेफाक करना चाहता हूँ कि सियासियात और माशियात इन दोनों को अलग कर दिया जाए। इसके लिए ये माशाल्लाह तो फिर इनके वो जहन में एक बात है ना, असल में जो बात मफहूम उनका ठीक है, अल्फाज से इत्तेफाक नहीं हो सकता। यानी आप सियासियात को हटा दें और माशियात को, ये कौम का मसला है ना। जिसकी भी हुकूमत आई आप उन बुनियादी उमूर को नहीं छेड़ेंगे, जो हुकूमत दूसरी आएगी, तीसरी हुकूमत आएगी वो भी नहीं। मैं समझता हूँ कि 10 साल के लिए आप एक माशी मुआहदा कर दें पाकिस्तान के सियासतदानों के दरमियान कि आप बाकी सियासत करें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मईशत के बारे में यही फैसले होंगे, उनको आपको आगे लेकर चलना होगा। बिल्कुल ठीक। तो यार 10 साल 15 साल के लिए आप कर लें तो हमारा माशी बहरान ख़त्म हो जाएगा। अगर मैंने कोई बुनियादी उसूल तय किए और आपने आकर उसको ख़त्म कर दिया, दूसरे ने आकर उसको ख़त्म कर नए सिरे शुरू कर दिया, तो मेरे ख्याल में हम आगे नहीं जा सकेंगे। इसकी ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन जब तक इमरान खान है तो मैं किस तरह कह सकता हूँ कि ये कि देखो उनका अपना एक माइंड तो है ना, वो ये माइंड है कि कश्मीर के मामले पर कुर्सी खाली छोड़कर जनरल बाजवा साहब वहाँ बैठा रहते हैं और वो ये नहीं होते। इनको भी ये ध्यान तो छोड़ना होगा ना, क्रेडिट तो उनको मिलेगा ना। हुकूमत की पहली जिम्मेदारी है कम अज़ कम 55%, 45% जिम्मेदारी बन जाती है अपोजिशन की कि आप उसे मिल बैठें और कौम को इस दलदल से निकालें। अगर दोनों तरफ से संजीदगी हो गई है तो मैं समझता हूँ कि कौम दलदल से निकल जाएगी। राइट, फयाज चौहान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। आपकी पार्टी में, हुकूमत में यूजुअली लड़ाइयाँ कम होती हैं, लेकिन आपकी पार्टी में ये डिफरेंस है, या हम क्रेडिट दे दें उसको कि हुकूमत में रह के भी लड़ाइयाँ होती हैं। परवेज खटक साहब की लड़ाई आपको क्या लगता है कितनी आगे तक चलेगी? एंड इट्स नॉट जस्ट हिम, आमिर लियाकत साहब भी नाराज हैं, अली जैदी साहब से ओपनली ट्वीट कर रहे हैं, उससे पहले अहमद जवाद साहब वो ओपनली ट्वीट कर रहे हैं, प्रोग्राम्स में आ रहे हैं। सो ये सब एकदम नाराज कैसे हो गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, परवेज खटक साहब वाला इशू तो मैं समझता हूँ कि सारे का सारा बिल्कुल क्लियर हो गया, और पिछले 4 घंटों में जो चाय की प्याली पे तूफान मीडिया ने और अपोजिशन ने उठाने की कोशिश की, परवेज खटक साहब ने कैटेगोरिकली बता दिया कि भाई मैंने तो अपने हल्के की मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की थी। जिस अंदाज से मीडिया के अंदर प्रेजेंट किया गया और जिस अंदाज से फिर उसके ऊपर अपोजिशन ने लुड़ियां डाली, मैं समझता हूँ आज का दिन और पिछले 5 घंटे अपोजिशन की जो है वो पार्लिमानी बेचारगी और सियासी आवारगी का जो है देखने वाला दिन था। बेचारों को समझ नहीं आ रही थी कि चलो बिलावल नाकाम हो गया बढ़ने में, शहबाज शरीफ नाकाम हो गए बढ़ने में, इन्होंने कहा परवेज खटक कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। कभी इनको अपना माई बाप जहांगीर तरीन में नजर आता है, कभी इनको अपना माई बाप मौलाना फजल रहमान साहब में नजर आता है, आज इनको अपना माई बाप जो है खटक साहब की सूरत में नजर आ रहा था। लेकिन एंड में परवेज खटक साहब ने जो सारा बयान दिया, मैं ये समझता हूँ उसके बाद चुल्लू भर पानी तलाश करना चाहिए अपोजिशन को। कोई ऐसी बात नहीं है, मैं विक्टिम हूँ, मैं खुद जाती तौर पर मैं बताऊँ फिर आपको, ये जो अंदरूनी स्टोरी है ना, अंदरूनी स्टोरी कैबिनेट की, वफाकी सूबाई कैबिनेट की और आला इजलास की, इसका मैं सबसे बड़ा विक्टिम हूँ कि पिछले 3.5 सालों में कम से कम 8 से 9 दफा सूबाई कैबिनेट की मीटिंग हुई। मीटिंग खत्म होने के 2 घंटे बाद लीडिंग टीवी चैनल चला रहे हैं जी फयाज चौहान ने ये कह दिया जनाब सूबाई काबीना की मीटिंग में, और ये हो गया और वो हो गया, और उस पर हंसी आती थी मुझे। फयाज चौहान साहब, आप इस इन फाइटिंग के भी विक्टिम है, आप माने ऑन एयर या ना माने, बहुत सारे लोग आपकी अपनी पार्टी में एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं। सुने, नहीं, मैं लेग पुलिंग की बात नहीं कर रहा, मेरी बात भी कंप्लीटली सुनी। होता ये है कि बात सिर्फ 2% कोई हो जाती है या किसी और अंदाज से मीडिया के अंदर कवरेज देने के लिए हमारे मीडिया इंडस्ट्री का भी एक मेंटालिटी है और रिपोर्टर्स की भी, तो उसको 100% बना के जाना फिर आगे प्रेजेंट करते हैं, बात कुछ और होती है, आगे बतंगड़ बना के पेश होता है। तो जनाबे वाला आज भी एग्जैक्ट इसी तरीके से बात का बतंगड़ बना के जाओ पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन वो सारी की सारी नाकाम हो गई। लेकिन चलो मीडिया ने जो किया, हंसी आ रही थी मुझे अपोजिशन के ऊपर, रोना आ रहा था मुझे नून लीग वालों के ऊपर कि शहबाज शरीफ के कदम लड़खड़ा गए, अब परवेज खटक साहब कदम बढ़ाए, बिलावल जरदारी के कदम लड़खड़ा गए हैं, अब परवेज खटक साहब कदम बढ़ाएंगे तो ये उनके साथ चलेंगे। मैं कहता हूँ अफसोस सद अफसोस है। और आज फिर जिस तरीके से नाकाम और नामुराद ये आज अपोजिशन हुई है जनाब पार्लियामेंट के अंदर, मैं ये समझता हूँ पिछले कई दिनों से टेम्पो बनाया हुआ था, आज फिर एक इनको जनाब सियासी थप्पड़ पड़ा है और इनको समझ आ गई है कि भाई हम अक्सरियत में है, अगला 1.5 साल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब बड़ी इज्जत और एहतराम और बड़े इज्जत और एहतराम के साथ अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। अब ये अल्लाह अल्लाह करें और अगले इलेक्शन की तैयारी करें, ये हर चौथे दिन बढ़ के मारना छोड़ दें
कि हुकूमत जा रही है, बंदे हमारे साथ आ गए हैं, हुकूमत नाकाम हो गई है, लोग शुरू हो गए हैं, ये सब टोपी ड्रामा है। राइट अब ज़्यादा आप कह रहे हैं कि ये इतनी अहम बात नहीं है कि आपस में इख्तलाफ हुए। जनरल साहब, टेकिंग द डिबेट जहाँ से मुआशी मार्शल लॉ की बात हो रही थी, उससे पहले हमने देखा कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में भी ये बात कही गई कि इकोनॉमिक्स जो को जोड़ के रखे नेशनल सिक्योरिटी से। अभी जो शहबाज जैदी साहब ने सिनारियो बताया है वो ख़तरनाक है यकीनन। आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, वो पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बताते हैं कि ज़ाहिर है, और स्पेशली जब हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो कैसे होगी जब आपकी पूरी की पूरी मईशत चल ही कर्जे पे रही है। सो आपके ख्याल से क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? मेरे ख्याल में हमें मज़ीद जूते पड़ने चाहिए IMF से और बाकी डोनर्स से, ताकि हमारी गैरत जागे और हम इस बात को रियलाइज़ करें कि हम ऐसा मुआशरा क्यों बन गए हैं जिसमें न कौम अपाहज पैदा हो रही है, न रब हम पर नामेहरबान है, न बारिशें होना बंद हो गई हैं, न हमारी ज़मीनें बंजर हो गई हैं। तो हम क्यों एक मकरूज़ मुईशत और मुल्क बन गए हैं? हमें इसमें सोल सर्चिंग की ज़रूरत है। $3 बिलियन की गाड़ियाँ और हाई एंड BMWs एंड Mercedes एंड V8 एंड Prados हम मंगवाते हैं। $2 बिलियन के हम टेलीफोन इंपोर्ट करते हैं और $1 बिलियन का कर्ज लेने के लिए फर्शी सलाम कर रहे होते हैं। इस नहज पे हम पहुंचे क्यों हैं? प्रेसिडेंट मुशर्रफ की हुकूमत टैक्स कलेक्शन में नाकाम, जरदारी हुकूमत नाकाम, नवाज हुकूमत नाकाम और आज PTI हुकूमत नाकाम। ये एक प्रिंसिपल फंक्शन होता है गवर्नमेंट का, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। ये प्रिंसिपल फंक्शन है किसी भी हुकूमत का। और आज 72 साल के बाद इस 22 करोड़ के मुल्क में 16 लाख फाइलर हैं। तो अगर 16 लाख आदमी देंगे टैक्स और 22 करोड़ को फीड करना है और साथ लेके चलना है, तो हमें अपने रवैये पर गौर करना पड़ेगा। जो 16 लाख फाइलर हैं उनके भी तो देखें, अभी आए पार्लियामेंटेरियंस के टैक्सेस भी वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करते उनकी इनकम को जो फाइल कर रहे हैं। शर्मनाक रवैया है कि लोग जिनकी सालाना एक्सपेंडिचर पेट्रोल का 20-20 लाख है, वो 5 लाख रुपए टैक्स दे रहे हैं, बाकी सारी चीजें तो छोड़ दें। तो ये टैक्स चोरी हमारा मजाज बन गया है और मफाद परस्ती हमारा मजाज बन गया है। मेरिट को हमने ख़त्म कर दिया है और उन लोगों को फैसला साजी में बिठाया जाता है, पर्टिकुलरली ब्यूरोक्रेसी में, जो सिर्फ फर्शी सलाम करें और इशारों पर चलें। तो हमें जब तक मेरिट को बहाल नहीं करेंगे, जब तक अपने रवैये पर गौर नहीं करेंगे, हमारी हतक और तौहीन होती रहेगी और हम मकरूज से मकरूज। एंड वेलकम बैक। शहबाज जैदी साहब, आपने वे फॉरवर्ड भी बताई, लेकिन हम टैक्सेशन की बात कर रहे थे, तो इस पे आपसे सवाल तो ये बनता है, अभी जनरल साहब ने भी कहा कि टैक्सेशन नहीं हो सकी, यू गॉट द चांस टू डू इट, लेकिन आप भी नहीं कर सके, तो हम अब ये समझ लेंगे ये नहीं हो सकता। देखिए फरिया, बिल्कुल मुझे चांस मिला और मैं शायद वो आदमी था जिसके पास वजीर आजम की सपोर्ट भी थी और एस्टेब्लिशमेंट की भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी मेरे पास। मगर जो पाकिस्तान में एक तबका है ताजरों का और ऐसे ताजरों का और ऐसे लोगों का जो टैक्स सिस्टम में नहीं आना चाहता, वो इतना इन्फ्लुएंशियल है कि वो आपको एक तो वो पॉलिटिकली आपको प्रेशराइज करता है, और दूसरा जो फरिया, मैं एक बात आपको कह रहा हूँ, शायद बहुत कम लोग बताएं, वो आपको इतना पर्सनली टॉर्चर करता है इन अ सेंस कि वो आपको आपकी जाती जिंदगी पर इतने प्रेशर डालता है कि आप वो रेजिस्टेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको पता है शायद कि मैं जब FBI चेयरमैन छोड़कर आया था, तो मैं इसलिए छोड़ के नहीं आया था कि मेरा इमरान खान की सपोर्ट या इमरान खान की या मुझे सपोर्ट नहीं थी। प्रॉब्लम मुझे ये आ गई थी कि मैं इंतहाई खौफजदा हो गया था उन साजिशों से और उन चीज़ों से जो ब्यूरोक्रेसी और मीडिया और लोग मेरे खिलाफ कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं कुछ चीज़ें ऐसी करने वाला हूं जो तो वो उस चीज़ ने मेरी ज़ाती सेहत को बड़ा बुरा अफेक्ट किया था। मैं आपको मिसाल देता हूं कि मैंने अपने ज़माने में
कुछ एक्शन लिए थे अगेंस्ट स्मगलिंग इन बलूचिस्तान, ईरान स्मगलिंग में, और उसके बाद मुझे इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आपकी जाती जिंदगी सिक्योर नहीं है, और दूसरा हमारा एक कलेक्टर को कत्ल कर दिया गया था। तो अब जो एक बात है, ये तो सियासी चीजें, मजबूरियां अपनी जगह पर हैं, मगर मैं ये समझता हूँ फरिया, ये मुझे कहना पड़ रहा है अफसोस के साथ कि इस्लामाबाद में जब आके एक आदमी बैठता है और उसका कोई साहब, आपको टॉप ऑफिस से प्रोटेक्शन थी, आपकी बैक थी, आप ये कह रहे हैं कि यू फेल्ट अनसेफ, ये बड़ी खतरनाक बात है। नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि मैं वो आदमी था, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, मैं वो आदमी था जो 23,000 आदमियों में अकेला बैठा हुआ था। जो 23,000 आदमी मेरे अंडर में काम कर रहे थे, उनमें से मैं आपको यकीन करता हूं कि 22,500 सिर्फ इस कोशिश में लगे हुए थे कि किसी तरह ये आदमी चला जाए, क्योंकि मैं उनके वफादात को हिट करने जा रहा था, हिट कर रहा था। तो आप मुझे ये बताइए कि एक प्राइम मिनिस्टर या जो बाजवा साहब उस तरह उस आदमी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो इस माशरे में 23,000 आदमी में बैठा हो। और मैंने इसका ये सोल्यूशन निकाला था, मैंने बाजवा साहब को कहा था, इमरान खान को भी ये कहा था कि ये 23,000 जो बंदे बैठे हैं एफबीआर में, इनमें से तकरीबन 18,000 आदमी कोई काम नहीं करते, ये सिर्फ भत्तागिरी करते हैं। अगर ये दफ्तर आए और कोई दफ्तर आके दफ्तर नहीं आए और तनख्वाह दे दी जाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा। और आप मुझे ये मौका दें कि इनमें से 18,000 आदमी को मैं घर भेज दूं और तनख्वाह देता रहूं टिल रिटायरमेंट। ये बात मैंने उनसे एग्री कराई थी, मगर जो हमारे सिविल सर्विस रिफॉर्म वाले लोग थे उन्होंने मेरी बात को एग्री नहीं किया और उन्होंने ये काम नहीं होने दिया। मैं ये कह रहा था कि आप मैं आपको आज दोबारा कह रहा हूं कि अगर ये 23,000 आदमी जो आज एफबीआर में काम कर रहे हैं, अगर ये वहां मौजूद रहे तो मैं आपको ये बात लिख के दे सकता हूं कि पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम में कोई तब्दीली नहीं आ सकेगी, क्योंकि ये लोग ट्रेंड हैं। टैक्स में तब्दीली, इसका मतलब है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली नहीं आ सकेगी। लेकिन मेरी बात सुने, जब इमरान खान साहब आए थे तो हमारा बुनियादी एम ये था कि हम सिविल सर्विस सिस्टम में रिफॉर्म करेंगे। आप मुझे बताएं, आज 3.5 साल हो गए, हमने सिविल सर्विस रिफॉर्म में कोई किसी किस्म की कोई तब्दीली की, तो वहाँ भी मसला होगा शहबाज साहब, आई एम श्योर। बट लेट्स, मुफ्ती साहब आप टैक्स कितना देते हैं? ये मैं तो बहुत परेशान हो गई उनकी बात सुन के। तो फिर तो ये हुकूमत को क्यों बुरा भला कहते हैं? फिर तो इनका अपना बिहार का जो सिस्टम है वो गलत है ना। ये आपको आज पता चला है मुफ्ती साहब? नहीं तो अब वो जिम्मेदार आदमी हम कह रहे हैं, जिम्मेदार ये कह रहा है, तो फिर यहाँ से फ्रॉम द बिगिनिंग जीरो से जब शुरू करें, पहले इसको ठीक करें ना, उसके बाद फिर लोगों से टैक्स लें। वो कहते हैं कि 18,000 बत्ताखोर हैं, 23,000 में से 18,000 बत्ताखोर हैं। ये तो बहुत ईमानदार आदमी जो ठीक बात कर रहा है। तो पहले इस सिस्टम को ठीक कर लिया जाए, फिर लोगों से टैक्सेशन को कलेक्शन किया जाए, और अगर हुकूमत बिलफर्ज ताउन नहीं करती तो उसको सामने लाए। राइट, जनरल साहब योर कमेंट्स। जबरदस्त इंकशाफात किए हैं शहबाज अली साहब ने। फरिया, आपको सवाल का जवाब मिल गया मौलाना से कि वो टैक्स कितना देते हैं? मौलाना साहब आप देख लें, मैं देता हूँ जो कुछ करता हूँ उसका देखता हूँ। मैंने जमा तो नहीं किया, लेकिन मैं फाइलर हूँ। फाइलर हैं आप? आपको याद नहीं है कितना टैक्स देते? नहीं, मुझे क्या पता था कि मुझे ये जवाब भी देना पड़ेगा। राइट, लेकिन मैं देता हूँ जो मेरे एसेट है ना उस पर टैक्स होगा। जब मैं चेयरमैन एफबीआर था तो मेरे कमरे के बिल्कुल सामने नेशनल असेंबली है जी। मैं बड़ी माजरत से कहना चाहता हूँ मौलाना साहब से कि जितने भी मौलाना एमएनए हैं, कोई सारे मौलाना शामिल, कोई एमएनए मैंने नहीं देखा, क्योंकि मेरी कमरे के बिल्कुल सामने वाला जो है वो नेशनल असेंबली का पार्किंग है। तो मैंने कोई बंदा नहीं देखा जो पराडो, लैंड क्रूजर या 4 व्हीलर की गाड़ी के अलावा उतरा हो। उस पूरे पार्किंग में आप जाके देखें, आपको कोई 2 व्हीलर नहीं मिलेगी, सारी 4 व्हीलर। श्योर आगे आज बताइए, आपसे टैक्स भी पूछ लेते सबका। जी जनरल साहब, लास्ट कमेंट टू यू। जी बिल्कुल। जी क्या कह रहे हैं हमारे साहब? लास्ट कमेंट टू यू। मैं यही कह रहा हूं कि जब तक ये कौम टैक्स नहीं देगी, और अभी शबर जैदी साहब इज एन इनसाइडर,